आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। आज मैं आपको चैप्टर 1 क्लास 10th रियल नंबर के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आपको पता है जो आजकल पेपर का पैटर्न चल रहा है टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड चल रहा है और लगता है ये पूरा साल ऑब्जेक्टिव में ही निकलने वाला है। सब गूगल पे पेपर बन रहे हैं, आपके पास आते हैं, आप उनको सोल्व कर रहे हैं। आपको सोल्व करने में टाइम भी लगता है और कई क्वेश्चन आपको सोचने भी पड़ते हैं। तो उसी के लिए ये वीडियो बनाई जाती है जिससे क्वेश्चन आपको ज्यादा ना सोचने पड़े। हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन आए और आप कहते हैं अरे ये तो मेरा करा हुआ है, मुझको मेथड भी आता है, और हो सकता है कई क्वेश्चन के आंसर आपको बिल्कुल रटे रटाए आ जाए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो सब कुछ चलता है। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव की वीडियो। इसके अंदर आपको 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले मैं आपको 15 क्वेश्चन दूंगा, फिर उसके बाद उनके सोल्यूशन समझाऊंगा। लेकिन पहले आप ईमानदारी से 15 के 15 क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, सोचिए, और हर क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 1 मिनट रहेगा। तो 1 मिनट में आप क्वेश्चन ट्राई करिए और उसके बाद इसी वीडियो के आखिर में आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। उन सॉल्यूशंस को आप देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं आपके लिए, तो इन तीनों का सॉल्यूशन देखते हैं और आप अपने ऑप्शन टैली करिए। आपका ऑप्शन क्या है? HCF ऑफ 65 एंड 117। कहते हैं 65 और 117 का एलसीएम, इन दोनों का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। और कहता है बट एलसीएम इज 65m माइनस 117। कहता है HCF इतना आएगा, तो m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं कि HCF कितना आता है। क्वेश्चन को कैसे करना है? क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम इन दोनों का HCF निकालेंगे। और ये क्या है? ये भी HCF है। मीन्स हमारे पास 2 HCF हैं, एक तो गिवन है और एक हम फाइंड आउट करेंगे, और दोनों को क्या करेंगे? इक्वल रख देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। HCF ऑफ 65 एंड 117। तो 65 1 जब पढ़ा जाएगा, 7 माइनस 5 2, 11 माइनस 6 5, 52। अब 52 से किसको डिवाइड करेंगे? 65 को। ठीक है ना। HCF ऐसे निकालते हैं, 1 जा 52, 5 में से 2 गए 3, 6 माइनस 5 1, 13, 13 से किसको? 52 को, 4 जा। तो आपने देखा 65 और 117 का जब आपने HCF निकाला तो आपका HCF आया 4। लेकिन क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपका HCF है 65m माइनस 117। तो चलिए इसकी बात भी बड़ी कर देते हैं। 65m माइनस 117 इक्वल टू 13, 65m इक्वल 13 प्लस 117 इक्वल टू 130। सो यू गेट m इक्वल 2। सो आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है। m की वैल्यू आपके पास आ गई है 2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।
बच्चे देख के डर जाते हैं, एनएम देख के, पीक्यू देख के डरना नहीं है, सिंपल। क्या कहा, इसका एचसीएफ निकाल लिया आपने एचसीएफ। कहता है लेकिन एचसीएफ तो ये है, ठीक है भैया, ये भी एचसीएफ है, ये भी एचसीएफ है, दोनों को इक्वेट कर दिया आपने, टेंशन फ्री। चलिए क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में कहता है इन दोनों का एचसीएफ बताइए। तो इन दोनों का एचसीएफ आपको निकालना है। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, आप देखेंगे इनमें कुछ कॉमन है क्या। एचसीएफ कॉमन होता है और यहाँ क्वेश्चन में एन है, इन क्वेश्चन में आप कॉमन ढूंढ नहीं सकते हैं, ना ही मुझको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। तो जब कोई दो नंबर कॉमन नहीं है जिनमें कुछ भी, तो उनमें कॉमन क्या होता है, 1। जैसे 2 और 3 का एचसीएफ कितना आता है, 1। 17, 19 का एचसीएफ कितना आएगा, 1। जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उनका एचसीएफ 1 आता है। तो को प्राइम नंबर, मैं आपको एक एडिशनल बात बता रहा हूं यहां पर, जो जितने भी को प्राइम नंबर होते हैं, ये दोनों को प्राइम है, को प्राइम नंबर का एचसीएफ भी 1 आता है। को प्राइम नंबर का एचसीएफ भी 1 आता है। आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द एचसीएफ को प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर का एचसीएफ भी 1 आता है। कोई भी आप दो प्राइम नंबर ले लें, उनका एचसीएफ 1 ही आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर केवल 1 की टेबल में आता है और इटसेल्फ ही। तो 1 और इटसेल्फ में क्या कॉमन आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो को प्राइम हो या प्राइम नंबर हो, उनमें एचसीएफ हमेशा 1 आता है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि इस मल्टीप्लाई में कितने जीरो आएंगे। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो इन दोनों में कितने जीरो आएंगे। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, मल्टीप्लाई गलत भी हो सकती है, तो शॉर्टकट मेथड देखते हैं। आइए 64 के फैक्टर करेंगे आप। कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 6 टाइम्स। 625 में 5 कितना आएगा, 4 टाइम्स। 5 5 जा 25, 125, 625 फैक्टर कर लेंगे आप ऐसे ही, 4 आ गया। तो इसके अंदर देखें 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं 5 से, 4 टाइम्स केवल। समझे आप इसको, देखिए जो छोटा पावर होती है वो देखते, देखिए छोटी पावर ये है 4, तो इतने ही 2 लूंगा मैं, जितने मेरे पास 5 है उतने ही मैं 2 लूंगा, क्योंकि इन दोनों की ही मल्टीप्लाई बन के 0 आती है। सर इन दोनों की मल्टीप्लाई बन के 0 आती है, बिल्कुल, 2 5 जा 10। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो गई, ये हो गई। बाकी ये नंबर कुछ भी काउंट नहीं होते। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कितनी जीरो होंगी, तो उसके अंदर आप केवल ये देखते हैं कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। आप कहोगे सर यहाँ तो 6 टाइम्स है 2 और 4 टाइम्स 5 है, ठीक है, लेकिन जो बाकी के 2 2 हैं ये वाले, इनका कोई यूज नहीं कर पाऊंगा मैं। क्यों, क्योंकि मुझको पेयर बनाने के लिए ये चाहिए। 4 टाइम्स 5 है तो 4 टाइम्स ही मैं 2 लूंगा। 2 5 जा 10, 10 की पावर 4, इसका मतलब कितनी जीरो हो गई आपके पास, 1 2 3 4। इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखें या ना लिखें इसकी जरूरत नहीं है, आपको केवल 0 काउंट करनी थी और ये आपने 0 काउंट कर ली, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सीरीज कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगले 3 क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 भी आएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर। एक्स वाई जेड पी क्यू आर देखा और बच्चे के तो होश उड़ गए, सर एक्स वाई जेड पी क्यू आर तो मुझे आता ही नहीं, सर 2 और 3 का निकलवा लो 6 आएगा। अरे वाह क्या बात है, 2 और 3 का 6 आएगा कैसे सर? क्योंकि 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता है। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई करके मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ। पता नहीं टीचर क्यों मेथड सिखाते हैं। तो बेटा बट ठीक है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई करके लिख दो। यहां भी तो ये लिखना है, जब दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है तो एक्स वाई जेड पी क्यू आर, या आप इसको ऐसे लिख लो एक्स। मिस कहने का मतलब है ये 6 एलिमेंट है आपके पास, 6 के 6 अल्फाबेट ये आपके पास जो है, ये आपका आंसर आ गया। इसका ऑर्डर का कोई मैटर नहीं है, आप 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, ठीक है ना, बात एक ही है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा एक्स वाई जेड इंटू पी क्यू आर मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है इनमें एलसीएम, अब कहता है इन दोनों में एलसीएम। तो एलसीएम का बेटा निकालोगे टाइम लगेगा, मोटा सा फंडा देख लीजिए। जो कॉमन होता है उसको क्या बोलते हैं? एचसीएफ। जो कॉमन होता है, एलसीएम पूछा, मैं एचसीएफ बता रहा हूं। जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। देखिए कॉमन क्या है? 22। कॉमन आपके पास यहाँ पे 22 आ गया, तो एचसीएफ आ गया कॉमन। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा जो कॉमन आता है, उसके बाद जो बचता है वो भी लिख दीजिए। लीजिए आंसर। मीन्स एलसीएम क्या होता है कि जो कॉमन आता है पहले वो लिख लीजिए, उसके बाद जो बचता है वो भी लिख लीजिए। जितना कॉमन दिखाई दे, जितना भी कॉमन दिखाई दे, पहले सारा कॉमन छांट ले। और भी कुछ कॉमन मिले इन दोनों में से भी तो वो कॉमन भी देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए मैं इस क्वेश्चन, ये तो आंसर आ गया आपका, ये तो आपका आंसर आ गया। मैं अभी इसमें एक्सपेरिमेंट करता हूं। मान लीजिए ये 34 होता, मान लीजिए, तो इसके फर्दर में फैक्टर करता 2 इंटू 16, 2 इंटू 17। तो इस केस में एलसीएम क्या होता? इस केस में 22 तो कॉमन आ गया, सर 2 भी कॉमन है, वेरी गुड। और क्या बचता है? 16 एंड 17। चलिए कहने का मतलब है जो भी आपको कॉमन मिलता है वो सब आप ले लें और उसके बाद जो बचता है वो भी लिख दें, डेट इज कॉल्ड एलसीएम, ठीक है। एलसीएम का आंसर बड़ा आता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का आंसर छोटा आता है, ठीक हो गया। तो ये कॉमन आया। पाई, अब बताइए, चलिए पाई रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्या है पाई बताइए। तो पाई इरेशनल नंबर होता है, याद रख लें आप, पाई इरेशनल नंबर होता है। ये याद रखने की चीज है, पाई इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। जो पाई की वैल्यू होती है वो इरेशनल होती है। ये 100 ऑन चलती रहती है, 3.14, उसके बाद भी डेसिमल डेसिमल चलते रहेंगे। ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करता, कभी भी एंड नहीं होगा, ये चलता रहेगा। तो पाई एक इरेशनल नंबर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में क्या कहता है कि पाई माइनस 3.14। चलिए अब आएगा मजा। पाई माइनस 3.14 ये रेशनल है या इरेशनल नंबर है? गर्व, ये रेशनल है या इरेशनल है? ये इरेशनल। बेटा जो वीडियो में बच्चे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके मुझे बताएं कि ये रेशनल है कि इरेशनल। फिर उसके बाद आंसर देखें। अभी आप इसे पॉज करें, आंसर दे दें। आंसर गलत भी हो, होने दीजिए, ठीक है। सही हो सही भी, गलत हो गलत भी, मुझे अच्छा लगेगा, मैं देखूंगा आप लोग क्या सोचते हैं। बेटा ये इरेशनल नंबर है, क्यों है? आप कहोगे सर पाई की वैल्यू ये है। बेटा पाई की वैल्यू ये नहीं होती, ये हम अपनी ईज के लिए, अपनी इजीनेस के लिए, अपने सहूलियत के लिए मान लेते हैं, ये चलता रहेगा। ये हमने अपनी सहूलियत के लिए माना। और इरेशनल नंबर में से कोई भी नंबर माइनस करेंगे आप तो वो इरेशनल ही रहता है, पहले भी मैंने आपको बताया है। इरेशनल में से अगर सेम नंबर माइनस करते हैं सेम, तभी रेशनल आएगा, नहीं तो इरेशनल से कुछ भी माइनस करने हैं आप, कुछ भी माइनस करने हैं आप, तो ये हमेशा इरेशनल ही आएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज इरेशनल, ठीक है। चलिए दूसरा, इसी में एक बात और देखता हूं मैं। अब बताइए, चलिए पाई की वैल्यू 22/7 होती है ना, सर्किल में आपने पढ़ा है, सर्किल में पाई इक्वल 22/7। तो अब बताइए ये रेशनल होगी या इरेशनल होगी? आप लोगों से ही पूछ रहा हूं वीडियो में, दिमाग पे जोर लगाएं, वीडियो को पॉज कर लें। सोच लिया?
आ गया दिमाग में बेटा ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। ध्यान रखें पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि ये 22/7 नंबर भी ये अप्रोक्सीमेशन है, ये हमने रफली सोच रखा है, अप्रोक्सीमेटली सोच रखा है, ये अप्रोक्सी है, ये भी अप्रोक्सी है, ये पाई की वैल्यू नहीं है, पाई की वैल्यू ये नहीं होती, अप्रोक्सी सोची है हमने ये कि 3.14 यार और कुछ भी आएगा छोड़ बाकी क्या आएगा, 3.14 से मेरा काम चल गया। ऐसे 22/7 भी ठीक है। ये इरेशनल, ये रेशनल, इरेशनल में से रेशनल गया, इरेशनल ही बचेगा। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती एग्जैक्ट, ये हमने अपने इजीनेस के लिए कैलकुलेट की भी होती है। अगर आप इस बात को भी नहीं मानते चलिए छोड़िए, ये क्या है रेशनल, ये क्या है इरेशनल, इरेशनल में से रेशनल गया इरेशनल, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए। ध्यान रखें पाई के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब इरेशनल होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 9, 10। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 करते हैं। तो 8 समझिए क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने डेसिमल प्लेस, ठीक है, डेसिमल कितने प्लेस पर आएगा। देखिए डेसिमल किस पे डिपेंड करता है आपको पता होना चाहिए। डेसिमल डिपेंड करता है डिनोमिनेटर पर, कि डिनोमिनेटर में कितनी जीरो हैं। जैसे समझिए 100 है तो 2 डेसिमल प्लेस आएगा, 1000 है तो 3 आएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही करते थे। डेसिमल प्लेस किससे पता लगता है कि अपॉन में कितनी जीरो है, और कोई आपके पास मेथड नहीं है। सिंपल डिवाइड करेंगे घंटों लग जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे टेबल अच्छी मजबूत होनी चाहिए आपको। तो 1250 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आती है। ऊपर क्या आ रहा है नंबर उससे कोई मतलब नहीं है। जब 1250 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होता है, 80, 8 5 जा 40, 4 8 2 जा 16, 2 8 10,000 आ गया। तो मीन्स कितने डेसिमल प्लेस आएंगे, 4। ये आपको पता होना चाहिए कि नीचे कितने जीरो आ रहे हैं। और अगर 1250 होता है तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर अपॉन 25 हो तो किससे करेंगे, 4 से। ये पता होना चाहिए। तो 2 जीरो आती है, ठीक हो गया।
अगर आपके पास नीचे 50 है तो भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मेन मोटो आपका क्या है, मेन मोटो है नीचे जीरो लाना। नीचे जीरो कैसे आ सकते हैं और कितने आ सकते हैं। अपॉन में 20 है तो किससे करेंगे, 5 से। कुल मिला के आपको मेथड देखना पड़ता है कि नीचे 10 कैसे आ सकता है। 10 देखिए यहाँ पे 10 का मतलब 10, 100,000, 10,000 कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि आप नीचे जीरो कैसे ला सकते हैं। जीरो किसके साथ, 1 के साथ। ये आपका प्रैक्टिस का विषय है, तो आप इसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कमांड होगा। आप देखें कि नीचे जो है आप जीरो मैक्सिमम कैसे ला सकते हैं, ये आपकी थिंकिंग स्किल पे भी डिपेंड करता है। चलिए, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस एंड लीव्स रिमाइंडर 5 and 8। क्वेश्चन को ध्यान से आपने पढ़ लिया होगा, आप सारे क्वेश्चन ध्यान से जरूर पढ़ें, केवल सॉल्यूशन ना देखें। अगर आप केवल सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन भी आप पीछे से देखते नहीं। कहता है किस लार्जेस्ट नंबर से इन दोनों को डिवाइड करें। देखिए कैश क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस नंबर से इसको डिवाइड करूं, किस नंबर से इसको डिवाइड करूं कि रिमाइंडर इसमें 5 बचे और इसमें 8 बचे। रिमाइंडर 5 बचे और रिमाइंडर 8 बचे, तो भैया मैं तो रिमाइंडर 0 लाऊंगा। मैं रिमाइंडर लाता ही नहीं, रिमाइंडर का केस से ही खत्म कर दो। तो ये नंबर क्या हो गया, ये नंबर हो गया 65। ठीक है, अगर ये 65 होगा तो ये 5 रिमाइंडर नहीं बचेगा। और यहां पे क्या होगा, 117। 8 माइनस कर दीजिए, 8 माइनस कर दीजिए। तो जब आपने इसमें से 5 माइनस किया, 70 में से 5 ये आ गया, और 125 में से 8 माइनस किया, ये आ गया। तो अब क्लियर बात हो गई कि दो नंबर ये हैं और रिमाइंडर 0 आएगा। अब क्या कहता है, किससे डिवाइड करें। किससे डिवाइड करने का मतलब होता है एचसीएफ। तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। आपको ओरल पता होगा, ये दोनों 13 की टेबल में आते हैं। नहीं आपको पता है तो आप देख सकते हैं। लीजिए 13 की टेबल में आता है और आपके पास क्लियर हो गया कि इसका एचसीएफ 13 आया। और जब कहता है कि किस नंबर से डिवाइड करें, तो वो नंबर हमेशा एचसीएफ ही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किस नंबर से डिवाइड करें तो उस नंबर में हमेशा एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है आपके पास 3 बैल हैं जो कि 8, 10 और 12 सेकेंड के डिफरेंस में बोलेगी। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने अगर एक घंटी बजाई है, टन की आवाज आई, तो 8 सेकंड बाद फिर टन की आवाज आएगी, फिर दोबारा से 8 सेकंड बाद, फिर दोबारा से 8। तो एक बैल है जो हर 8 सेकंड बाद बजती है, एक बैल हर 10 सेकंड बाद बजती है, एक बैल हर 12 सेकंड बाद बजती है। और मैंने तीनों बैल को एक साथ दबा दिया, तीनों बैल को एक साथ कर दिया। तो अब टाइम स्टार्ट हुआ, 8 सेकंड पे बज गई एक, अब एक 10 सेकंड पे बज गई, अब एक 12 सेकंड पे बज गई। क्या तीनों एक साथ बजी? नहीं ना। लेकिन कभी ना कभी तो तीनों एक साथ बजेंगी, कभी ना कभी तो तीनों की आवाज एक साथ रिंग होगी। तो वही इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है कि वो तीनों एक साथ कब रिंग होगी। 1 आवर का यूज बाद में बताऊंगा, 1 आवर का क्या यूज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं वे तीनों बैल एक साथ रिंग कब होगी। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो हमेशा आपको एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। इसी तरह का एक क्वेश्चन होता है कि 3 लड़के जो है सर्कुलर पार्क में दौड़ रहे हैं अलग अलग स्पीड से, बताइए वे कब आपस में मिलेंगे। तो भी आपको एलसीएम निकालना है। जब बेल रैंग हो रही हो एक साथ और आप ग्राउंड में दौड़ रहे हो 3-4 जने, तो हमेशा एलसीएम निकालते हैं। इन बातों को दिमाग में रखें। तो 8, 10 और 12 का एलसीएम आपको आता होगा निकालना 120। अब 120 क्या, सेकेंड, यानी कि 2 मिनट। 2 मिनट बाद वे आपस में मिलेंगे। 2 मिनट बाद ये जरूरी नहीं है कि दोनों के सबके 3 चक्कर हुए होंगे। हो सकता है उस समय एक ने 2 राउंड लिए हों, अगले ने 3 ले लिया हो, और जो बहुत फास्ट ले रहा है वो 4 ही राउंड लेके आ गया उस समय तक। नंबर ऑफ राउंड सबके अलग हो सकते हैं क्योंकि सबकी स्पीड अलग है। ठीक है ना। एक तो भाग के वहां तक आ भी गया और दूसरे राउंड में भी भाग के वहां तक आ गया, और एक अभी तक पहले राउंड में ही भागकर वहां तक आया है। यही रिंग का है। तो 2 मिनट्स बाद वे दोनों एक साथ, तीनों एक साथ बोलेंगी। फिर उसके 2 मिनट बाद, फिर 2 मिनट बाद। तो कहता है 1 घंटे में ऐसा कितनी बार होगा। तो ठीक है, 1 घंटे में 1 आवर है ना,
1 आवर में ऐसे कितने टाइम्स होगा? 30 टाइम्स। 1 आवर में ऐसा आपके पास 30 टाइम्स होगा कि वे एक साथ रैंक होंगी। ठीक हो गया? तो ये आपके क्वेश्चन 10 हो गए। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। 11 में मैंने कहा है कि सम ऑफ 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर का सम क्या आता है। 12 सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल नंबर का सम क्या आता है। सम ऑफ 1 रेशनल एंड 1 इरेशनल, 1 रेशनल है और 1 इरेशनल है, उनका सम क्या आता है। चलिए देखते हैं 11th क्वेश्चन, सम ऑफ 2 रेशनल नंबर। चलिए 2 रेशनल नंबर लेते हैं, √3 एंड √5। इनको ऐड करेंगे, यही रहेगा सेम। चलिए और ऐड करते हैं, √3 प्लस 2√3 क्या आएगा? 3√3। चलिए और ऐड करते हैं, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 क्या आएगा? 4। अरे देखना सम ऑफ, अच्छा 2 इरेशनल बताया मैंने अभी आपको, 2 इरेशनल देखें, 2 इरेशनल नंबर। तो आपने 2 इरेशनल नंबर लिए हैं, √3 एंड √5। तो √3 प्लस √5 तो एज इट इज रहेगा, कुछ नहीं हो सकता, तो ये तो इरेशनल आंसर आ गया। √3 प्लस 2√3 लिया, 3√3 आ गया, ये भी इरेशनल आ गया। लेकिन अब मैंने 2 नंबर लिए, 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3। जैसे ही मैंने इनको ऐड किया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 4 आ गया। 4 आते क्या हो गया आपके पास? ये रेशनल आ गया। अरे सर ये तो कमाल हो गया, कभी रेशनल आ रहा है कभी रेशनल आ रहा है। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है, इट मे बी रेशनल और इट मे बी इरेशनल। ठीक हो गया, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अब आइए सम ऑफ 2 रेशनल नंबर। चलिए रेशनल नंबर तो देखिए बेटा कुछ भी ले लीजिए आप, रेशनल का सम रेशनल ही आता है, ठीक है ना। रेशनल का सम तो रेशनल ही आएगा, इसमें तो इरेशनल आएगा ही नहीं। तो बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं, सर एक रेशनल पूछा, दोनों ही रेशनल पूछ लिए, तो दोनों रेशनल में कैसा होगा? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जब भी उन्हें ऐड करेंगे P अपॉन Q की फॉर्म में आंसर ही आएगा, सिंपल है। चलिए लास्ट देखते हैं, 1 रेशनल एंड 1 इरेशनल। देखिए 1 रेशनल, 1 रेशनल है आपके पास और 1 इरेशनल। तो बेटा ये हमेशा इरेशनल ही आएगा, क्योंकि इरेशनल आ गया। देखिए ये तो रेशनल ही रहेगा और ये इरेशनल है। तो जब क्वेश्चन में इरेशनल है
उसका रेशनल से कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो बाद तक बना रहेगा, जब ये बना रहेगा तो आंसर क्या आएगा आपके पास, इरेशनल। बहुत अच्छे क्वेश्चन है तीनों, बच्चे पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको आप 2-3 बार वीडियो को बैक करके देखें, समझे। और ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और बेसिक्स हैं, ठीक है। इनको आप दिमाग से करिए और ध्यान से करिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। देखिए 15 में क्या कहता है कि अगर डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ये नंबर आए 2 एंड 5 के फॉर्म में, तो ये किस तरह के डेसिमल रिप्रेजेंट करता है। तो आपने पढ़ा है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल शो करता है, क्योंकि आप लिखते हैं टू द पावर p इंटू 5 टू द पावर q टू द पावर रेज p एंड टू 5 टू द पावर रेज q की फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर हो तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मींस के क्वेश्चन का आंसर आएगा और पूरा आएगा, डेसिमल में कट जाएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नहीं आएगा कि चला जा रहा है पॉइंट के बाद, टर्मिनेटिंग आंसर आएगा अगर ये होता है। तो इसका आंसर होगा टर्मिनेटिंग। ये आपके पास प्रॉपर्टी है कि अगर न्यूमरेटर, अगर देखिए अच्छा अब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 2 और 5 होना जरूरी है, उसके बाद कोई नंबर नहीं चाहिए। अब बच्चा कहता है सर अच्छा आप बताइए, तो ये भी टर्मिनेटिंग है, केवल 2 होगा तो भी टर्मिनेटिंग है, केवल 5 होगा तो भी टर्मिनेटिंग है, और दोनों होंगे टर्मिनेटिंग तो होगा ही। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आपके डिनोमिनेटर जो है उसके अंदर डिनोमिनेटर में कौन कौन से नंबर की पावर आपके पास आएगी। चलिए देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में डर लग रहा है, दोबारा सुनिए। कहता है डिनोमिनेटर में कौन कौन से नंबर आएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था। देखिए 1 2 3 4 जीरो है, और ये 2 और 5 के फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। 10 क्या होता है 2 इंटू 5, ऐसी 100 में, ऐसी 1000 में, ऐसी 10,000। जीरो जब भी होते हैं 2 एंड 5 के फैक्टर होते हैं। तो इसमें इसने यही पूछा है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या होंगे, तो डिनोमिनेटर में फैक्टर होंगे 2 एंड 5। अब मुझे आपको ये कहना था एमसीक्यूज 80% तो आपको हमेशा आते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं। 20% क्वेश्चन में भी हो सकता है आपके सर से ऊपर को गुजर जाए, हो सकता है आपने ना रीड किया हो या आपको सोचना ज्यादा पड़ रहा हो, लेकिन 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आते हैं लेकिन फिर भी आप गलत कर देते हैं। तो इसको कैसे दूर करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। केवल प्रैक्टिस से ही आप जो है क्वेश्चन ज्यादा एक्यूरेटली कर सकते हैं और आपका आंसर सही आएगा और उससे आपका रिजल्ट भी अच्छा बनेगा। प्लीज प्रैक्टिस पे कंसंट्रेट करिए और वीडियो देखने के बाद कभी भी ऐसा मत सोचें ये क्वेश्चन मेरे हो गए। उन वीडियो को आप बार बार रिपीट करें। आज के लिए इतने ही, थैंक यू।